हेलो। आज हम डिस्टल फेलेंक्स फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे। ये उंगली का आखिरी हिस्सा होता है जो ज्यादातर क्रश इंजरी की वजह से इसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे किसी दरवाजे में उंगली का दब जाना या कोई भारी चीज, कोई भारी ऑब्जेक्ट इस उंगली के लास्ट हिस्से पे गिर जाना, जिससे नाखून के नीचे ब्लड का जमा हो जाना, आसपास सूजन हो जाना और उंगली बहुत तेजी के साथ उसका फूल जाना, ये सारी चीजें दिखती हैं। ये फ्रैक्चर देखने में एक जैसा दिखता है, पर अगर हम इसको देखेंगे तो डॉक्टर की निगाह से इसमें अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां ऑपरेशन करना एक नेसेसिटी बन जाती है। तो इस फ्रैक्चर को समझना जरूरी है। तो जैसा कि बात हुई थी कि ज्यादातर केसेस में ये फ्रैक्चर क्रश इंजरी की वजह से होता है, और उसके अलावा इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जहां बॉल लगने से, कोई सामने से डायरेक्ट चीज आए, उसकी वजह से भी फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इस हड्डी को, जो डिस्टल फेलेंक्स की बोन होती है, उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे लास्ट हिस्से को हम टफ्ट बोलते हैं, जो नाखून के जस्ट नीचे का हिस्सा होता है, जहां नेल होता है, नाखून, और उसके नीचे नेल बेड के नीचे इसका टफ्ट वाला हिस्सा होता है फेलेंक्स का। तो ये वाला हिस्सा होता है। उसके जस्ट पीछे का हिस्सा होता है शैफ्ट का हिस्सा। वो भी कुछ हद तक नेल्स के नीचे पड़ता है, बट ज्यादातर वो पीछे की तरफ होता है। लास्ट में इस डिस्टल फेलेंक्स का बेस वाला पार्ट होता है, जहां दोनों तरफ टेंडन लगे होते हैं। ऊपर की तरफ वहां एक एक्सटेंशन टेंडन लगा हुआ होता है, जो फिंगर के इस मूवमेंट को एक्सटेंड करता है, मतलब सीधा करने का काम करता है। और नीचे की तरफ एक टेंडन लगा होता है जिसे हम फ्लेक्सर टेंडन बोलते हैं, जिसका काम होता है फिंगर को मोड़ने के लिए। तो ये टेंडन भी कई बार डायरेक्टली बॉल लगने से या डायरेक्ट इम्पैक्ट लगने से ये टेंडन या तो डायरेक्ट कट जाते हैं किसी कटिंग इंजरी के अंदर, या फिर ये बोन के एक चिप को लेके फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार की इंजरी डिस्टल फेलेंक्स में होती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर टफ्ट वाला हिस्सा टूट जाता है, यानी कि सबसे आगे वाला हिस्सा अगर टूट जाता है, तो उसमें ब्लड निकलता है, जो कि नाखून के नीचे नेल बेड के हिस्से में दिखता है। नेल भी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिख सकता है। तो अगर ये बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, वहां पे नेल को रिमूव करके उसके नीचे के हेमेटोमा को क्लीन किया जाता है। जो नेल बेड वाला हिस्सा होता है उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। कई बार हम के वायर डालते हैं। बट अगर ये स्वेलिंग बहुत ज्यादा नहीं है और जो ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस केस के अंदर हम इसको बराबर वाली नॉर्मल फिंगर के साथ टाई कर देते हैं। बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधते, टाई कर देते हैं, जिसको हम बडी स्ट्रैपिंग बोलते हैं। या फिंगर के स्प्लिंट आते हैं, वो फिंगर के स्प्लिंट पहना दिए जाते हैं, और उसी के साथ मैक्सिमम इंजरी ठीक हो जाती है। ध्यान देने वाली इंजरीज वो होती हैं जहां बहुत ज्यादा ब्लड नेल बेड के नीचे होता है, इवन नेल भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। उस सिचुएशन के अंदर हमें इसको रिपेयर करना होता है, नेल बेड को, और के वायरिंग करनी पड़ती है। उसके अलावा जब हम शैफ्ट फ्रैक्चर की बात करते हैं, तो ये टफ्ट के पीछे वाला हिस्सा शैफ्ट होता है। शैफ्ट के फ्रैक्चर ज्यादातर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं। उनके अंदर हम बडी स्ट्रैपिंग यानी नॉर्मल वाली फिंगर साइड वाली फिंगर से जोड़ देते हैं दोनों फिंगर्स को, उसी में ही उसको ठीक कर देते हैं, या फिंगर स्प्लिंट पहना देते हैं, उससे ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं ज्यादातर केसेस में। रेयरली के वायर की जरूरत पड़ती है। कुछ केसेस में नीडल इंसर्शन से भी लोकल एनेस्थीसिया करके और उसको फिक्स किया जाता है। अब सबसे पीछे की जो इंजरी होती है, जो डिस्टल फेलेंक्स का बेस वाला हिस्सा होता है, तो इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड इंजरी होती है, जब ये बोन का फ्रैक्चर होता है और हमारे मूवमेंट जो होते हैं डिस्टल फेलेंक्स के, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। एक्सटेंसर टेंडन के टूटने के ऊपर जो एक्सटेंशन का मूवमेंट होता है वो गड़बड़ हो जाता है, और डिस्टल टेंडन जो होता है फ्लेक्सर साइड का, यानी नीचे वाली साइड, पाम वाली साइड का अगर टेंडन टूटता है, तो वो हिस्सा मुड़ा का मुड़ा रह जाता है। तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जो एक्सरे के अंदर जो बॉनी चिप है जो टेंडन को लेके गया है, वो कितना पीछे गया है, क्या वो क्लोज कांटेक्ट में है, कि हम अगर खाली स्प्लिंट लगा दें तो वो वैसे ही जुड़ जाए। तो अगर बॉनी पीस टेंडन के साथ क्लोज कांटेक्ट में है तो स्प्लिंट में जुड़ सकता है, बट अगर बॉनी पीस पीछे की तरफ रिट्रैक्ट कर गया है तो वो मुश्किल होता है। जब फ्रेगमेंट थोड़ा बड़ा होता है तो ज्यादा टेंडन पीछे की तरफ नहीं जाता है, और अगर बहुत छोटा सा चिप होता है तो कई बार क्या होता है, ये टेंडन बहुत पीछे तक, इवन कुछ केसेस में तो पाम तक भी टेंडन खिंच के नीचे आ जाता है।
तो इसीलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस पार्ट को सर्जिकली रिपेयर नहीं करेंगे तो वहाँ पे बाद में फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, वो फिंगर स्टिफ हो जाती है, मुड़ी की मुड़ी रह जाती है। तो इसीलिए इसको जज करना इम्पॉर्टेंट है कि कब हमें स्प्लिंट लगा के छोड़ देना है, कोई सर्जरी नहीं करनी है, और कब सर्जरी की ज़रूरत है। अब जब आपको ज़रूरत है ऐसे इंसिडेंट्स में जहाँ बोन का फ्रेगमेंट काफ़ी दूर है, वहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत होती है, या जो जॉइंट है डिस्टल फेलेंक्स और मिडिल फेलेंक्स का, उनके बीच में सबलक्सेशन हो गया है, यानी कि फिंगर का जो डिस्टल पोर्शन है, डिस्टल फेलेंक्स का पोर्शन है, वो थोड़ा नीचे की तरफ दब गया है, तब सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग इसमें इस बात के पक्ष में भी होते हैं कि स्प्लिंट लगा के ही रख दिया जाए चाहे इंजरी जैसी भी हो, पर ऐसा हमेशा सारे केसेस में ठीक नहीं है। उसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है, जो एक्सरे से भी होता है, MRI से भी होता है, डॉक्टर के क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर समराइज करें तो ज़्यादातर इंजरी तो बिना किसी ऑपरेशन की ठीक हो जाती हैं। कुछ केसेस के अंदर जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ सर्जिकल ट्रीटमेंट बनता है, और उसको करना ही चाहिए, सो दैट कि पेशेंट एक बेटर फंक्शन को अचीव कर सके।